Hello everyone, welcome back to Edu Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये जो कोर्स है आपका, उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपका जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अंदर भी आपको क्या हो सके, हेल्प मिल सके। एंड आपने हमारा शेड्यूल तो चेक कर ही लिया होगा, जिसके अंदर मैं आपको MWF में क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी एंड TTS में क्लास 10 को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। एज यू नो दैट आज सैटरडे है, तो आज किसका टर्न है? क्लास 10 का टर्न है, जिसके अंदर मैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ, राइट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड इस चैप्टर का जो ये है, ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर आज मैं स्पेशली पढ़ाऊंगी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, कि अगर आप क्लास 9 एंड 10th के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। क्या कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाके क्या करना है, विजिट करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, www.edugrown.in। इस पे आप जाएंगे और आप क्या करेंगे, आपको नॉर्मली सर्च करना है जिस भी क्लास का 9th एंड 10th में से, दोनों में से जिस भी क्लास का आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर का नोट्स जो भी चाहिए आपको, आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक और रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि डू यू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस आवर वीडियो फ्रॉम माय साइड। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। उससे पहले वेलकम बैक टू आवर सोशल साइंस क्लास। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोशल साइंस क्लास के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस से आप क्या समझते हैं? रिसोर्सेज का मीनिंग आपको पता ही है कि कोई भी चीज जो कि ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है या ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल होती है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी रिसोर्सेज को आप डेवलप करते हो। ओके, कोई भी चीज है, कोई भी रिसोर्सेज, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको एक लेवल अप लेके आ रहे हो, उसको मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो, उसको डेवलप कर रहा है। ओके, ये हमारा होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, वो है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। क्या बोला जा रहा है बच्चा यहाँ, कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वाइटल है, या फिर आप वाइटल की जगह इंपॉर्टेंट असेंशियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, जो आपके रिसोर्सेज है वो इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। गॉट इट? अगर आपको ह्यूमन को सर्वाइव करना है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ओके, और जो ह्यूमन है वो इस चीज में बिलीव करता है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, फ्री गिफ्ट है। कहाँ से फ्री गिफ्ट है? आपके नेचर से। ओके, तो इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो यहाँ उसको क्या लग रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, एक तरह से फ्री गिफ्ट है, कहाँ के? नेचर से। ओके, अगर उसको वो फ्री गिफ्ट लग रहा है तो वो क्या करता है, वो उसका ओवर यूज करता है। ओके, जहां जरूरत नहीं है उसके लिए भी उसका यूज करता है, जो कि क्या है, जो कि बहुत गलत बात है, राइट। सो देखते हैं कि कैसे उसने यूज किया इसको। सो ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। ओके, ये जो ह्यूमन बीइंग है उसका वो कैसे यूज करता है? इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है, किसके? नेचर के, जिसके कारण उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब ये जो आपके रिसोर्सेज हैं जो कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स है हमारी। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल्स। यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है।
ओके रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, क्यों? फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। जो रिसोर्सेज है वो दिन पे दिन मतलब बोलना चाहिए डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। किसके लिए? जो कुछ लोग हैं, कुछ इंडिविजुअल्स है, उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड को नहीं ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जो उनका लालच बढ़ता जा रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहा है। गॉट इट बच्चा? नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ कुछ हैंड्स के पास है। ओके कुछ हैंड्स का मतलब यहाँ ये है कि जो कुछ रिच लोग हैं, जो उनको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उनके हाथ में ये सारे रिसोर्सेज हैं। ओके तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जिसके कारण जो सोसाइटी है वो क्या हो गई है? टू सेगमेंट के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, एक रिच एंड पुअर। ऑब्वियसली बात है, जिसके पास रिसोर्सेज है वो रिच है, जिसके पास नहीं है वो पुअर है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 4 व्हीलर है, मतलब मान के चलो 4 व्हीलर है, वो भी तीन चार 4 व्हीलर है, ठीक है, और एज वेल एज उनके पास बंगलो है, उधर 3 4 एसी लगे हैं, और एक नॉर्मली गरीब इंसान है उसके पास नॉर्मली कूलर है और एक 2 व्हीलर है। तो ऑब्वियसली बात है ना, तो ये क्या हो गया? जिसके पास रिसोर्स ज्यादा है वो क्या है? आपको समझ में आ रहा है, वो रिच है, और जिसके पास कम रिसोर्सेज है वो क्या है? आपका पुअर है। तो जो सोसाइटी है उसको दो क्या कर दिया गया है? दो सेगमेंट के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ओके इसके अलावा अगर हम कंट्रीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो डेवलप कंट्री जैसे कि यूएसए हो गई, आपकी यूके हो गई, ये डेवलप कंट्री है, ठीक है। अब ये डेवलप कंट्री है तो उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है कंपैरिजन टू जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सारे रिसोर्सेज है वो क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके इवन भले वो यूज कर रहे हैं ज्यादा, बट जो प्रॉब्लम है वो तो सबको ही फेस करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि जो प्रॉब्लम्स होगी वो बोलेगी कि नहीं नहीं ठीक है ना, जिसने ज्यादा यूज किया है मैं तो सिर्फ उसके पास ही आऊंगी, ऐसा नहीं होता ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनके कारण। जिसकी जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स है, इट हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। क्या हो रहा है जिसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है? मतलब कि जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स जा रही है वो किसके कारण आ रही है? इन्हीं के कारण, जो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जा रहा है, इसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अब नेचर को ये तो नहीं पता ना कि किसने, कौन सी डेवलप कंट्री ने यूज किया है, या कौन सा रिच लोग हैं जो इन्हें यूज कर रहा है। प्रॉब्लम तो सबको फेस करनी पड़ेगी। अगर गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो सबके लिए हो रही है, भले ही वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी ने यूज कराओ या ना कराओ, फेस तो सबको करना पड़ रहा है ना प्रॉब्लम। अब देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है आपकी। इट हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इनके कारण क्या हो रहा है? आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरी ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपको पता है हमारे यहाँ जो ओजोन लेयर हो रहा है उसमें डिप्लीशन होता जा रहा है। डिप्लीशन मतलब कि उसके अंदर एक छोटा सा होल हो गया है, वो बढ़ता जा रहा है, उसी के कारण आपकी क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप देखोगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक भी है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो आप हम लोग इतने सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, एसी हो गया आपका, एज वेल एज आपका जो 4 व्हीलर हो गया जिसके अंदर धुआं इतना निकलता है, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सारे रिसोर्सेज को अगर हम यूज कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है? आपका एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है एंड लैंड डिग्रेडेशन। ओके लैंड डिग्रेडेशन आपका कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हमें रिसोर्सेज बनाना है तो हम क्या करते हैं? हम पेड़ को कट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीज जो है उनको हम कट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा लैंड का भी क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। गॉट इट बच्चा? नाउ अब इन प्रॉब्लम से ओवरकम हम कैसे करेंगे? ओके हाउ शैल वी ओवरकम फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर? ओके फ्यूचर के अंदर हम ऐसा क्या करें जिसके कारण हम इन प्रॉब्लम से क्या हो सके? ओवरकम हो सके। ओके तो फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम असेंशियल। ओके क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका? फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर आप चाहते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो सस्टेन करे। सस्टेन का मतलब कि कुछ टाइम तक और चले, उसको हम थोड़ा लंबे समय तक क्या कर सके? खींच सके, ओके चला सके उसको। और साथ के साथ में जो ग्लोबल पीस है वो भी हमारा मेंटेन रह सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ओके वो हमारे लिए एक तरह से इक्विटेबल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, असेंशियल है। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है हम उसको भी सस्टेन कर सकते हैं, एज वेल एज ग्लोबल पीस को भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इवन जो हमारी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज छोड़ सकते हैं कि वो भी उसका क्या कर सके, यूज कर सके। ओके, फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूज करें, जुडिशियली यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें जरूरत है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूज करने की। ओके, गॉट इट। 2 पॉइंट्स से बेटा यहाँ, एक तो फॉर द सस्टेन क्वालिटी, हाँ, for the sustained quality of life and global peace and equitable distribution of resources has become essential. ओके, अगर आप चाहते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन्ड हो, ग्लोबल पीस भी मेंटेन हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए असेंशियल है कि हम रिसोर्सेज का क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल करें, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें उसका, ठीक है। और दूसरी चीज बोली जा रही है फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली, अगर आप चाहते हो रिसोर्सेज का सही में अच्छे से यूज हो, प्रॉपर यूज हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, हमें किस चीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, राइट। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल का मीनिंग जो होता है ना बेटा, वो ये होता है किसी भी चीज को इस हिसाब से यूज करना कि जिसको हम क्या कर सके, थोड़े और समय तक यूज कर सके, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ को बढ़ाना। ओके, किसी भी रिसोर्सेज की लाइफ को बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल, उसका मीनिंग होता है सस्टेनेबल। तो अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। आपकी फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मीनिंग होता है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन कैसे डेवलपमेंट करना है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या ना हो, डैमेजिंग ना हो, ठीक है। मतलब हमारी सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हो जाए, हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कोई हार्म भी ना हो। And development in the present should not compromise with the need of the future generation. साथ के साथ में हमें डेवलपमेंट इस हिसाब से भी करना है कि शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, किसके साथ, विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसको भी ये रिसोर्सेज क्या हो सके, मिल सके, वो भी इनका यूज कर सके, उसके साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और साथ के साथ में हमें क्या नहीं करना है, हमें डैमेज नहीं करना है एनवायरनमेंट को। गॉट इट। क्या बोला मैंने यहाँ आपको, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस क्या होता है, मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, क्या करना है, डेवलपमेंट को शुड टेक प्लेस करना है। ओके, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किया, बिना हार्म किया, ओके, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, ठीक है। और साथ के साथ आपका क्या हो सके, प्रेजेंट के अंदर डेवलपमेंट तो हो सके, लेकिन प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जो प्रेजेंट में आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, किससे कॉम्प्रोमाइज ना हो, द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ओके, जो भी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अगर आपको पता है कि अभी हमारे पास फ्यूल का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट टाइम, कुछ टाइम बाद होने वाला है जिस हिसाब से लोग बाग यूज करते हैं, बट उसी चीज को तो बेटा हमें ध्यान देना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर थोड़ी सी दूर जाना है तो आप साइकिल से जा सकते हो, है ना, या फिर आपको जाना है थोड़ी सी दूर तो आप वॉक करके जा सकते हो, जिसके कारण आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साइकिल से जाओगे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एज वेल एज आपका फ्यूल क्या होगा, हम फ्यूल को सेव भी कर सकेंगे, जो कि आपका फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। साथ के साथ में जो फ्यूल के कारण पॉल्यूशन होता है उससे भी क्या होगा, एनवायरनमेंट बचेगा। ओके, सोचिए एक छोटी सी चीज करने से हमें कितना बेनिफिट हुआ, कि अगर हमें थोड़ी सी दूर जाना है, मान के चलिए 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के करीब जाना है आपको,
तो आप वॉक करके जा सकते हैं या फिर साइकिल से जा सकते हैं। इससे जाओगे, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और दूसरी चीज क्या होगी, आपकी आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप क्या कर सकोगे, आपके जो रिसोर्सेज है उनको सस्टेन कर सकोगे, राइट, उनको बचा सकोगे। एंड जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी क्या नहीं हो पाएगा, वो कम पॉल्यूशन होगा उसके अंदर भी। गॉट इट? समझ में आया आपको? ये आपको सारी चीजें दिख ही रही है, हमें वाटर का कैसे यूज करना चाहिए, हमें चीजों को कैसे इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, साथ के साथ में पेट्रोल का, इलेक्ट्रिसिटी का, सारी चीजों का हमें कैसे यूज करना चाहिए कि हम उसको सस्टेन कर सकें। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ नाउ अब आपको पता है, जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ही लिया, अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो आप लिख सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है तो ऑब्वियसली बात है हमारा रियो समिट की तो बात होनी ही है। ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात की गई थी तो एक्चुअली में उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कुछ लोग थे उनने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम कॉन्सेप्ट लेके तो आ गए, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया, एक समिट रखा गया, रियो समिट बोलते हैं। वो कब रखा गया, 1992 के अंदर। ओके, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय रियो समिट और अर्थ समिट, तो आपको इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हमने क्या, मतलब जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमने कौन सी स्टेप ली। तो हमने क्या किया, हमने एक समिट रखा एंड उसका नाम है आपका रियो समिट 1992। अब इसके अंदर क्या हुआ हम देखते हैं। In June 1992, more than 100 heads of state meet in Rio de Janeiro, Brazil for the first International Earth Summit. ओके, क्या बोला जा रहा है, जब जैसे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझ में आया तो उसका कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके स्टेप के लिए उन लोगों ने क्या किया, उनने ब्राजील के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रखी। ओके, क्या किया गया, ब्राजील के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रखी। ब्राजील का एक आपका स्टेट है, ठीक है, कंट्री है रियो दी जेनेरियो करके। ठीक है, उसके अंदर क्या रखा गया, ये समिट रखा गया जिसके अंदर मोर देन 100 कंट्रीज, ठीक है, मतलब 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के जो हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके प्रेसिडेंट, उनने क्या किया, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। Got it? तो इन जून 1992 मोर देन 100 ऑफ स्टेट्स या फिर 100 ऑफ कंट्रीज, 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा कंट्री के जो हेड्स थे, हेड्स मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, मीटिंग की, एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, मीटिंग की ब्राजील के अंदर, जो कि एक कंट्री है रियो दी जेनेरियो करके। वो एक तरह से क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ठीक है, मीटिंग जो इसके बेसिस पे हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर क्या किया गया। इट वॉज हेल्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग, हम बोल सकते हैं आपके एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स थी कि उसको प्रोटेक्शन कैसे किया जाए या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए आपका ग्लोबल लेवल पे, इन सब का क्या किया गया, उसके अंदर डिस्कशन किया गया। गॉट इट? एंड अब जब इनका डिस्कशन हुआ तो उससे क्या निकला, हमें वो देखना, उसका क्या आउटकम निकला। ओके, रियो समिट के अंदर क्या किया गया था, आपको रियो समिट के पूछा जा सकता है रियो समिट क्या होता है, या फिर आपसे बोल सकते हैं अर्थ समिट क्या होता है आपका। तो अगर दोनों में से कुछ भी आता है आपको आंसर्स में यही लिखना है। ओके, हमारा क्या था, एक तरह से ब्राजील के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रखी गई थी, जिसके अंदर मोर देन 100 हेड्स ऑफ द कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और वहां जाके उनने क्या किया था, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। साथ के साथ में कैसे हमें डेवलपमेंट को, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ग्लोबल लेवल पे, इसके बारे में क्या किया गया था, वहां डिस्कस किया था। This convention adopt Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. इसके अंदर क्या किए गए थे, 21 एजेंडा रखे गए थे, 21 पॉइंट्स रखे गए थे, जिसके कारण उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप क्या कर सकोगे, 21 सेंचुरी तक आप अचीव कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, दिस कन्वेंशन अडॉप्ट एजेंडा 21। तो ये जो
कन्वेंशन था, इसने अडॉप्ट किया एजेंडा 21 को। क्यों? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या अचीव करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब तक? इन दी 21st सेंचुरी। ओके, अब हम देखते हैं ये एजेंडा 21 था क्या। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो एजेंडा 21 है एक तरह से क्या है, वो आउटकम है, वो रिजल्ट है किसका? आपकी जो फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी उसका। गॉट इट? सो एजेंडा 21 के अंदर क्या हुआ? It is a declaration signed by world leader in 1992 at the United National Conference on Environment and Development. उस टाइम पे क्या किया गया? जो भी वर्ल्ड लीडर्स थे जिनने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, सबने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया इन 1992 में एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है UNCED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, यहाँ सब लोगों ने क्या किया? आपका जो वर्ल्ड लीडर थे उनने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया and it was adopted at first international summit held in 1992 at रियो दी जेनेरियो ब्राजील। और ये सबसे पहला अर्थ समिट था जो कि 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था का ब्राजील के अंदर। गॉट इट? जिसके अंदर हमने एजेंडा 21 को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। राइट, अब देखते हैं उसके क्या पॉइंट्स थे, ठीक है, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके। तो द टू प्रिंसिपल आर एज फॉलो। ये जो आपका एजेंडा 21 था उसने स्पेशली हम बोल सकते हैं टू प्रिंसिपल या फिर टू ऑब्जेक्टिव को क्या किया था? फॉलो किया था। देखते हैं वो क्या क्या है। जो आपका फर्स्ट है, टू कॉम्पैक्ट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला जा रहा है? जो यहाँ जो दो प्रिंसिपल्स थे जिसके बेसिस पे ये एजेंडा बनाया गया था आपका, वो क्या था कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बताना है, जो पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही है उसको हमें कैसे रोकना है, और साथ के साथ में जो डिसीजेज हो रही हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, किसकी हेल्प से? मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो आपने एजेंडा 21 के अंदर जो पॉइंट्स दिए उनकी मदद से या सब लोगों की मदद से हम उसको एक ग्लोबल लेवल पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो चीज थी सबके म्यूचुअल नीड्स की थी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सबके इंटरेस्ट में थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के इंटरेस्ट में थी, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी ये चीज क्या हो पाएगी? इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ओके, एंड जो इसका मेन मोटिव था, ये जो हम बोल सकते हैं मोटिव में जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बहुत अच्छा था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात की गई थी वो डिसेंट्रलाइजेशन की गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो पावर्स होती हैं वो आप जो बाकी की जो छोटी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो उनके क्या बोलना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स होती है, उनको भी आप क्या कर सको? पावर्स दे सको। तो इसके अंदर यही किया गया था कि पावर्स दे दी गई थी, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ। जो लोकल गवर्नमेंट थी वो क्या कर सकती थी? खुद के एजेंडा 21 मतलब जो भी उसको लगता था उसके अकॉर्डिंग वो अपने पॉइंट्स बना सकती थी या उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देख सकती थी। ओके, ऑब्वियसली बात है कि जो जिस एरिया में रहता है उसको ज्यादा नॉलेज होगा कि हम कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज ना हो, उसको भी हार्म ना हो और सबकी नीड भी क्या हो? सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो ये हमारा था एजेंडा 21। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा क्या होता है आपका एजेंडा 21। सो आज के लिए इतना ही। ओके, आज मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ओके, और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। एजेंडा 21 क्या होता है आपका, और आपकी क्या बोलना चाहिए, इंटरनेशनल फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुई थी, क्या थी वो, इन सब के बारे में हमने क्या किया? आज डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इवन आपको ये हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको लगता है ये लेक्चर आपके काम का है और आपको समझ में आया तो प्लीज शो मी योर सपोर्ट। कैसे बताएंगे आप मुझे, कैसे करेंगे आप मुझे सपोर्ट? इस वीडियो को लाइक करके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको क्या करना है? आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है एज वेल एज इसको शेयर करना है एंड कमेंट करना है। ओके, कमेंट करके आपको ये बताना है आपको वीडियो कैसा लगा,
एज वेल एज आपको कोई भी डाउट होते हैं रिगार्डिंग दिस लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर या किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आपके उन डाउट्स को क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो वन रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन, जिसके कारण क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जो कि मेरे द्वारा लाया जाएगा। ओके, सो दिस इज रिचा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे की जाती है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।